बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, तमाम चीज़ें कवरेज करने के बाद अब हम एक शॉर्ट रिवीजन की तरफ जा रहे हैं कि हम एग्ज़ाम तक पहुंच सकें। और एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, तो हम चाहते हैं कि हम एग्ज़ामिनेशन लेवल तक जाएं। चीज़ों को लेकर जो अभी डिफ़िकल्टीज हो रही हैं आपको किसी भी पास पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम सॉल्व करें। हमने ओल्ड पास पेपर तो काफ़ी हद तक उसमें जो हमारी अलम की हैंड बुक थी उसमें हमने सॉल्व किए हैं, लेकिन जो न्यू पास पेपर हैं उसको मैंने कुछ हद तक आप पे छोड़ा था। लेकिन फिर भी जो मुझसे हो सकेगा इसमें तो मैं आपको वो कवर करवा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने हिम्मत करनी है क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चन आपने फेस करना है लाजमी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सबको SOCI और SOF बनानी आती है। इसको आप क्या नाम देते हैं बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यस और नो बोलिए, क्या नाम देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, तो आपको याद होगा शुरू में मैंने एक बात लिखवाई थी थ्योरी में, ये भी 5 नंबर का सवाल पास पेपर में मौजूद है। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस। तो हमने कहा था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows and notes to the accounts। ये 5 चीजें मिलकर कहलाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें से 2 आपके कोर्स का पार्ट है, SOFP एंड SOCI। सही है बेटा? तो जब कंपनी की अकाउंटिंग की बात आती है तो कंपनी के ऊपर जो है वो कुछ रेगुलेशन अप्लाई होती हैं, कंपनी एक्ट अप्लाई होता है, और कंपनी को अपनी जो अकाउंटिंग करनी होती है वो एज पर कंपनी लॉ जो भी गाइडेंस अवेलेबल होती है उसके हिसाब से करनी होती है। तो जो आपका कंपनी लॉ है वो कंपनी को पाबंद करता है कि वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें अंडर द गाइडलाइन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, ये IFRS बोलते हैं उनको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो कंपनीज को अपनी अकाउंटिंग परफॉर्म करते वक्त IAS और IFRS फॉलो करने होते हैं। अच्छा, जब बात आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, तो एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम है IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। इस स्टैंडर्ड का ताल्लुक किस चीज से? इसका ताल्लुक है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ताल्लुक है बेटा? प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह प्रेजेंट की जाएंगी? समझे बात को? तो अगर पेपर में आपको SOFP आपसे पूछी जाती है एज पर IAS 1, तो आपने करना ये होता है कि आपने एक पार्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना होता है SOFP के लिए। देखिए लिखा हुआ है IAS 1 डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, लेकिन उसने आपको एक गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन के मुताबिक SOFP का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। अब देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, प्लांट भी है, मशीनरी भी है, व्हीकल भी है, फर्नीचर भी है, फिक्सचर भी है। अगर सब मौजूद हो ये लाइन, तो यहाँ पर अगर मैं सबको लाइन वाइज लिखना शुरू कर दूं फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बहुत तवील हो जाएगी। उसमें 7 से 8 आइटम तो किसके हो जाएंगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। तो जब हम IAS 1 फॉलो करते हैं तो हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनका सब जो बैलेंस कंबाइन होता है ना, उस कंबाइन बैलेंस को नाम देते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उनके कंबाइंड WDV लिख देते हैं कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और उसके आगे लगाते हैं नोट। नोट मतलब कि अगर किसी को देखना है कि इस PP के अंदर क्या कुछ शामिल है, तो वो नोट्स टू द अकाउंट के सेक्शन में चला जाए और वहां जाके देखे कि इस PP में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी, क्या क्या है। तो IAS 1 के तहत जो होगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के सारे एसेट्स की WDV मिलाकर एक लाइन में आ जाएगी। इनटेंजिबल एसेट, सॉफ्टवेयर, पैटर्न, लाइसेंस, जो कुछ भी हो उसकी WDV एक लाइन में आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स WDV एक लाइन में आ जाएगी। यस और नो?
प्लीज रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद जो चीजें आती हैं उसके अंदर आप ऑब्वियसली फॉर्मेलिटी फॉलो करते हुए आए हैं। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री आती है, फिर ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, फिर अदर रिसीवेबल आते हैं, फिर अदर करंट एसेट आ जाएंगे आपके पास, कैश और बैंक मिलाकर बैलेंस आ गया आपके पास, तो इसमें कोई इशू नहीं है। फिर आएंगी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल, अगर कंपनी है तो शेयर कैपिटल, और कंपनी वाले केस में आप जानते हैं कैपिटल फिक्स होता है तो प्रॉफिट कैपिटल से अलग करके दिखाया जाता है रिटेन अर्निंग्स के नाम से, अक्यूमुलेट प्रॉफिट के नाम से। ठीक है जी, अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी जो आप पर एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यहां पर लिख सकते हैं आप शेयर प्रीमियम, जो ऊपर आना चाहिए शेयर कैपिटल के नीचे। बहरहाल ये आपके सामने आ गया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन, डेफर्ड टैक्स आप पे एप्लीकेबल नहीं, एग्जांपल दी हुई है। उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेबल्स, वही अकाउंट पेबल्स और अदर पेबल में अक्रूवल सारे शामिल हो गए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। इस लॉन्ग टर्म लोन का जो हिस्सा विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे हो जाएगा उसको इसमें से अलग करके करंट करके दिखाना है। यहाँ पर करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और टैक्स पेबल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगी आपकी एसओएफपी। रिपोर्टिंग के लिहाज से एसओएफपी फ्रंट पर होगी और एसओसीआई बैक पर होगी। ठीक है जी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हम पहले एसोसिएट बनाते हैं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पहले शो क्या करें ये अलग मसला है, पहले बनाएं क्या अलग मसला है। अगर आप पेज नंबर 2 पे जाके एसोसिएट बना लोगे और पेज नंबर 1 पे वापस आके एसआईपी बना लो, देखने वाले को क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, अगर IS1 आता है तो पहले आपको फ्रंट पर एसओएफपी शो करनी है और बैक पर एसओसीआई शो करनी है। ठीक है, आप क्वेश्चन जब रीड करें तो नीचे देखें कि क्या एग्जामिनर ये बोलता है कि एसओएफपी एसओसीआई बनाओ एज पर IS1। अगर वो IS1 का नाम ले ले तो फिर क्या करना है बेटा, आपको IS1 का ख्याल रखना है। तो जैसे आप बना रहे हैं वैसे बना लें, कोई टेंशन नहीं। अगर IS1 का तस्करा ना हो ना तो जैसे आप बनाते हैं वैसे बना लें। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये देखिए जरा यहाँ पर सब लोग, एसोसिआई स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स। अब देखो IS1 के हिसाब से कॉस्ट ऑफ सेल जो होगा 1 लाइन आएगा, मतलब ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इधर नहीं दिखाना आपको, इधर अलग से नाम लिखकर, या तो ब्रैकेट में उसकी वर्किंग कर लो या फिर वर्किंग नंबर देकर बैक पे उसकी कैलकुलेशन कर लो। डायरेक्ट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल लिखो, 1 लाइन आइटम, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। अगर तुमने फ्रंट पे दिखा दिया ना, यहाँ पर लगा दी हेडिंग ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर तुम्हारे मार्क्स चले जाएंगे, तुमने IS1 का फॉर्मेट फॉलो नहीं किया होगा। तो जो तुम वर्किंग फेस पे करते थे वो वर्किंग तुम बैक पे कर लो, डायरेक्ट यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू पुट कर दो बस।
तो IS1 जब फॉलो करोगे तो IS1 फॉलो करते वक्त क्या होगा बेटा, डायरेक्ट सेल में से क्या लेस होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल पास। तो कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन कर लो बेटा, एडजस्टमेंट तो करनी है, एडजस्टमेंट तो करनी है ना, लेकिन एडजस्टमेंट करके क्या होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू आएगी बस वो लिखो यहां पर, और जो तुम कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करते हो वो किसी और जगह लिख दो वर्किंग के तौर पर। समझे बात या नहीं, वो एसोसिए में मत दिखाओ, समझे मेरी बात को यार। हाँ ब्रैकेट में कर सकते हो, ब्रैकेट में यहाँ पर ये लिखा ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए, एट परचेज 1000 रुपए, लेस क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपए, ऐसे कर सकते हो ब्रैकेट में। वन लाइन कॉस्ट ऑफ सेल दिखनी चाहिए, वन लाइन। लेकिन अगर तुम हेडिंग लगा के लिखोगे ओपनिंग स्टॉक एट परचेज तो फिर तुम्हारे मार्क्स जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आएगा बेटा, जी बिल्कुल वर्किंग के तौर पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने अलग पेज पर। उसके बाद क्या ऐड करो, अदर इनकम, ठीक है। अदर इनकम ऐड की, वो इससे लिखा था कि आपकी आदत पड़ जाए बेटा, अदर इनकम लिखी। उसके बाद लेस करोगे आप क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड, अब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है, ये आपका एक बाकायदा सेल्स डिपार्टमेंट है ना, सेल्स डिपार्टमेंट की जो भी कॉस्ट होगी वो इसमें आएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वेयर हाउस है तो वेयर हाउस अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो वेयर हाउस का रेंट इसमें आ गया। वेयर हाउस अगर आपका अपना है तो वेयर हाउस का क्या हो गया, डेप्रिसिएशन आ गया। अगर आप डिलीवरी के लिए व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल की डेप्रिसिएशन इसमें आ गई। कैरेज आउटपुट इसमें आ गया, जबरदस्त। बेड डेट इसमें आ गया, एडवर्टाइजमेंट इसमें आ गया, सेल्समैन की सैलरी इसमें आ गई, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसेस बाय फंक्शन है, मतलब जो प्रोडक्शन बेस्ड एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेंगे, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। और वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि सेलिंग एक्सपेंस है, कमीशन हो गया, कैरेज आउटपुट हो गया, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो गई, मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, ठीक है, बैड डेट्स हो गए, ये सब कहां जाएगा। और वो तमाम एसेट्स जो कि सेलिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी डेप्शन भी इसमें शामिल हो गए। एडमिन किसको बोलते हैं, ऑफिस को। तो ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ठीक है जी, ऑफिस की बिल्डिंग है, इन सब की डेप्शन जो होगी वो एडमिन का पार्ट बनेगी। ऑफिस स्टाफ है, उनकी सैलरीज एडमिन का पार्ट बनेगी। ऑफिस का रेंट है वो एडमिन का पार्ट बनेगा। स्टेशनरी जो होगी ऑब्वियसली स्टेशनरी ऑफिस का पार्ट बनेगी, ठीक है ना। ये तमाम बातें इसमें आ गई, बोलिए। फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है, बैंक चार्जेस भी फाइनेंस कॉस्ट है और इंटरेस्ट भी फाइनेंस कॉस्ट है। तो बैंक चार्जेस और फाइनेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस सब मिलाकर आप कहा लिखेंगे, फाइनेंस कॉस्ट में। इंश्योरेंस यहाँ नहीं आएगा, इंश्योरेंस नॉट फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। इंश्योरेंस आप ले जाओ एडमिन के अंदर। पोस्टेज, टेलीफोन, ये सब जाएगा कहां पर, एडमिन में। इंटरनेट एडमिन में, मतलब जो भी आपकी कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, ये सब कहां जाएगा। बाज लोग ऑडिट फी को अदर एक्सपेंस में लिखते हैं, लेकिन आप अदर एक्सपेंस को इग्नोर करें, आप एडमिन एक्सपेंस में लिखें उसको, ठीक है। तो प्रॉफिट मिल जाएगा, उसको बोलेंगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद उस पर लगेगा टैक्स तो मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रांसफर होगा कहां पर, बिल्कुल बेटा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी एडमिन एक्सपेंस का क्या होगा, पार्ट होगा। अच्छा जी, प्रॉफिट के आफ्टर टैक्स के बाद जो होगा वो जाएगा, ट्रांसफर होगा एसओएफपी में, कहां पर, रिटेन्ड अर्निंग्स में। और एक आम बंदा ड्राइंग करता है ना, एक आम बंदा ड्राइंग करता है ना, तो लेकिन वो सोल प्रोप्राइटर होता है, लेकिन कंपनी में ड्राइंग नहीं होती, कंपनी में डिविडेंड होता है। तो
कंपनी के प्रॉफिट से जो भी डिविडेंड पे हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। तो जो हम करते हैं ना ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग, इस तरह अब हम करेंगे ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स एट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस डिविडेंड्स। खैर डिविडेंड एडजस्टमेंट जो है वो आपके इस आईए के कोर्स का पार्ट नहीं है, ये बोला हुआ है कि अपने, लेकिन फिर भी एहतियातन आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर कोई आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ड्राइंग के बदले डिविडेंड, बट दैट्स ऑल। ड्राइंग भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, डिविडेंड भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल किया मुझसे हाजिक ने सवाल किया, सर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव क्या करेंगे। हार्दिक, उसका थोड़ा सा अनोखा ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं, तुमने अच्छा सवाल कर लिया मुझसे। बेटा आप क्या करोगे, IS1 के हिसाब से डिस्काउंट अलाउड को इसी रेवेन्यू में से माइनस कर दोगे, उसको आप अलग से नीचे एक्सपेंस नहीं दिखाओगे। अगर आप IS1 फॉलो कर रहे हो तो जो सेल्स की वैल्यू है, सेल्स में से ही डिस्काउंट अलाउड माइनस कर दो। ये आपको अजीब बात लगेगी क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आमतौर पे हमने जीपी के बाद चार्ज किया था, लेकिन अगर हम IS1 फॉलो कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट अलाउड को सेल्स में से ही लेस कर देते हैं और डिस्काउंट रिसीव्ड को हम कॉस्ट ऑफ सेल में से लेस कर देंगे अगर हम IS1 फॉलो कर रहे हैं। यानी कि IS1 के तहत हम डिस्काउंट रिसीव को अदर इनकम में शो नहीं करेंगे। डिस्काउंट रिसीव को हमने कॉस्ट ऑफ सेल में से कम कर दिया ताकि कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए, और रेवेन्यू में से हमने डिस्काउंट अलाउड का कर दिया, मैच किया कि हमारी रेवेन्यू की वैल्यू कम हो जाए और प्रॉफिट में भी क्या आ जाए, कमी आ जाए। तो IS1 के तहत डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का ट्रीटमेंट मुख्तलिफ है। डिस्काउंट अलाउड को आप रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे और डिस्काउंट रिसीव को आप कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करेंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्काउंट रिसीव जो है ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट बन जाएगा। मेरी बात समझे नहीं? तो ये याद रखना बस आप सब लोग। ये पॉइंट आप पर एप्लीकेबल नहीं है, गेन ऑन प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन, ये सिर्फ फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सेल्स माइनस, बिल्कुल सेल माइनस डिस्काउंट अलाउड। IS1 हो तो ऐसा करना, अगर ना हो तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जैसे सॉल्व करना वैसे सॉल्व करना। अच्छा एक चीज सुन लो जरा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम असल में दो कंपोनेंट कहलाते हैं। तो आप बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, रेवेन्यू से लेकर बेटा रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक, रेवेन्यू से लेकर यहां तक का हिस्सा कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंप्राइजेस टू स्टेटमेंट। नंबर 1 इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का हिस्सा होता है, और उसके बाद इसमें ऐड होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की रीवैल्यूएशन आती है, जो कि आपके कोर्स में नहीं है। तो जैसे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम OCI बोलते हैं, वो ऐड करेंगे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्लस OCI इज इक्वल्स टू व्हाट, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब क्योंकि आपके कोर्स में रीवैल्यूएशन वाला टॉपिक नहीं है, तो एग्जामिनर आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के नाम से भी पुकार सकता है। क्यों? क्योंकि आपके कोर्स में ये वाली बात मौजूद नहीं है, OCI। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिर्फ एक हिस्सा बनाना होता है, कहां तक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का हिस्सा होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है। अब इसके सारे पुराने नाम सुन लें बराए मेहरबानी। इसका पुराना नाम इनकम स्टेटमेंट भी है, तो अगर इसको इनकम स्टेटमेंट के नाम से पुकार ले तो घबराना नहीं है भाई, इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका एक नाम और भी है, सुन लो, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं फिर ये, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कहीं भी ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बनाना है, एसोसिएट बनाना है। समझे बात या नहीं?
और अगर सिर्फ क्या बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मतलब जीबी तक बनाना है, उससे आगे नहीं बनाना। और बोलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो मतलब पूरा एसोसिएट बनाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको अच्छी तरह जहन में बिठा लीजिए। लास्ट सेशन में उसने क्या किया, IS-1 को टेस्ट नहीं किया, उसने खाली बोला खाली फॉर्मेट बता दो, फॉर्मेट IS-1 के तहत फॉर्मेट कैसे बनेगा। हाँ बेटा, ये पास पेपर जो क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट बोला था, उसमें बच्चा क्या कहते हैं, पेपर देने के बाद बाहर निकल गया, पूछता है मुझसे सर ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। मैं बोलता हूँ यार शर्म तुम्हें आनी चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो मुझसे आगे पूछ रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। पता नहीं कितनी हेडिंग लगवा दी मैंने वहां पर। लास्ट अटेम्प्ट में बेटा ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मेट मांगा था 3 और 3 6 नंबर का, कोई वैल्यू नहीं, खाली फॉर्मेट पूछा था। अभी क्या कहते हैं जनाब, एसओसीआई बनाने के दो तरीके हैं, एक्सपेंस, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंस बाय फंक्शन। आप अपने बिजनेस के अंदर क्या करो, डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट सारी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है, सेल्स डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, मैनेजमेंट जो है वो एडमिन कॉस्ट संभालती है, ठीक है ना, और जो बैंक चार्ज वगैरह है वो सारे क्या है, लोन पे इंटरेस्ट वगैरह वो फाइनेंस कॉस्ट। तो जब हम एसओसीआई को बनाते हैं एनालिसिस बाय फंक्शन, तो सबसे पहले सेल में से हम लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऐड करते हैं अदर इनकम, फिर लेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर लेस करते हैं एडमिन कॉस्ट, फिर अदर एक्सपेंस जो कि एडमिन कॉस्ट के ही पार्ट होते हैं, और उसके बाद लेस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर लेस करते हैं टैक्सेशन, तो फिर मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां तक का हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। और जब इसमें ऐड होगा OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो गेन ऑन रिवर्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन दोनों का सम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये फॉर्मेट एग्जामिनर ने पूछा था, सही है। अब आपकी आसानी के लिए क्या किया हुआ है, एक ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, जरा गौर से देखें सब लोग अच्छी तरीके से। Following is an extract from the accounts of an entity read for the year to 30th June 2015 after end adjustment has been made. Cost of sale ट्रायल बैलेंस में दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, रेवेन्यू है, अदर एक्सपेंसेस हैं, एडमिन एक्सपेंस हैं, अदर इनकम है। तो ऊपर वाला फॉर्मेट फॉलो करते हुए क्या बना दो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है, मैं अपने थोड़ा अपने स्टाइल से बना रहा हूं इसको, देखो जरा। ख्याल रखना अच्छी तरीके से। नाम क्या है इसका बेटा, एंटिटी रेड। अगर इसमें कोई OCI नहीं है तो मैं इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट लिखा वो आप फॉलो करें। फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015, ठीक है जी। ईयर एंड 30 जून भी हो सकता है, तो अगर ईयर एंड 30 जून है तो शुरू कहां से हुआ है, 1 जुलाई से। तो मैं IS-1 के तहत जो है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सेल्स रेवेन्यू। आप रेवेन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सेल्स।
हाँ भाई, एज पर ट्रायल बैलेंस बताओ सेल्स रेवेन्यू कितना है? 14,823। ये लिख दिया मैंने 14,823। ठीक है जी, क्या करवा दे जनाब? लेस डायरेक्ट क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेटेड है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 6,214। और ये सब कुछ चल रहा है रुपीज इन थाउजेंड में। $6,214। क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। वालेकुम सलाम। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 8,609। इसमें ऐड क्या करवाया आपने? अदर इनकम। तो एक लाइन में तो लिखा है मैंने, ये कॉस्ट ऑफ सेल वन लाइन में आ गई ना पूरी की पूरी। अदर इनकम कितनी है? 22। मैं क्या करता हूँ, मैं अदर इनकम लिखने के बाद उसको ऐड कर देता हूँ, सम लिख कर देता हूँ उसका। तो जीपी आफ्टर अदर इनकम कितना बन गया बेटा? 8,631। उसके बाद लेस करता हूं क्या? इसको बोलूंगा मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। का पूरा नाम लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। जी जनाब, तो हम क्या लिख रहे थे बेटा? हमने लिखा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कितने दिए मैं बेटा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपके पास? 3,693। ओके जनाब, 3,693। ठीक है। उसके बाद एडमिन एक्सपेंस आएंगे आपके पास। एडमिन, एडमिन एक्सपेंस। $3,901। ठीक है। उसके बाद इसने अदर एक्सपेंस अलग से दिए मैं। अगर अगर ऐसा है तो आप भले कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अदर एडमिन एक्सपेंस को उसमें मिला के लिख देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको इस तरह पूछता है आपसे तो आप अदर एक्सपेंस लिख दें इधर से। तो अदर एक्सपेंस कितने दिए मैं आपको? 248। अच्छा, मैं बॉक्स बनाता हूँ, मैं बॉक्स बना के सॉल्व करता हूँ, आप जानते हैं एक्सपेंसेस का। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा फॉर्मेट ये IS1 के हिसाब से रहेगा, क्योंकि सब कुछ वन लाइन में आ रहा है और जो जो फंक्शंस हैं एक्सपेंसेस के वो दिख रहे हैं।
इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है कि यहाँ पर एक्सपेंसेस आपको बाय फंक्शन दिख रहे हैं, यानी जो जो डिपार्टमेंट जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है आपके पास, उसके खर्चे आप अलग अलग दिखा रहे हैं। प्रोडक्शन के खर्चे आ गए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आ गए, एडमिन के खर्चे आ गए, अदर एक्सपेंस आ गए। अब आप काम करें, इस बॉक्स का सम कर दें। बॉक्स का सम क्या आ रहा है बेटा? बॉक्स का सम प्लीज 7,000 7,842, ये बॉक्स का सम हो गया। इसमें से लेस करें आप इसको, तो आपको मिलेगा क्या? एक प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। Now this is not profit before tax. No, no, no. This is not profit before tax. It is called operating profit. It is called operating profit. It is called operating profit. सही है। अब इसमें से लेस होगा क्या? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट लेस होने के बाद बेटा क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। Now what is finance cost? Where is finance cost? Okay, there is no finance cost. बेटा फॉर्मेट फॉलो करना है ना। क्या पहले क्यों लेस नहीं हुआ मेरे बच्चे? क्या क्लियर सवाल क्या करो ना, क्या पहले लेस नहीं हुआ? अधूरे सवाल करोगे तो बात समझ में कैसे आएगी? अच्छा, देयर इज नो फाइनेंस कॉस्ट। अब अगर फाइनेंस कॉस्ट वैसे होनी चाहिए, अगर है तो उसको लिखेंगे, लेकिन कोई फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। मैं फॉर्मेट पूरा कर दूं ना, अगर फाइनेंस कॉस्ट होती तो क्या होता है, इसमें से लेस हो जाती, लेकिन नहीं है। तो फिर यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ताकि एक तरह से ये प्रॉफिट क्या कहते हैं आपका फॉर्मेट पूरा हो जाए। बताया था बेटा फाइनेंस कॉस्ट में क्या आता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस आता है, बैंक चार्जेस आते हैं, याद रहेगा ना बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन गया आपके पास? 789। इसमें से लेस क्या करते हैं? टैक्सेशन, टैक्स एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मान लें 89 टैक्स है, मान लें सोल प्रोप्राइटरशिप और आईएस क्या कहते हैं पार्टनरशिप में आईएस 1 फॉलो नहीं होगा बेटा। आईएस 1 सिर्फ कंपनी के लिए फॉलो होता है। बिल्कुल सही कहा आप। क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मान लीजिए कितना 789 मैंने खुद से अज्यूम किया, उधर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ताकि आपको समझ लग जाए थोड़ी सी चीजों की। और अगर आप इस 89 की कोई एंट्री पास कर रहे हैं तो एंट्री क्या है? टैक्स एक्सपेंस डेबिट जो कि चार्ज हो गया यहाँ पर, और टैक्स पेबल क्रेडिट कहां पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी में सबसे आखिरी लायबिलिटी क्या होगी? टैक्स पेबल होगी। तो इस 89 की एंट्री क्या है बेटा? टैक्स एक्सपेंस डेबिट जो कि एक्सपेंस बन के यहाँ चार्ज हुआ, और टैक्स पेबल क्रेडिट। सही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। जो चीज बनाई है पहले हमने उसको बनाने के खर्चे उसमें से माइनस किए, या उसको खरीदने के खर्चे उसमें से माइनस किए, फिर उसको बेचने के लिए जो सेलिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा था उसके खर्चे माइनस किए, फिर इन सबको मैनेज करने के लिए एडमिन डिपार्टमेंट काम कर रहा था उसके खर्चे माइनस किए, फिर अगर हमें डिपार्टमेंट चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ी तो हमने फाइनेंस कॉस्ट बियर की, फिर हमने जो प्रॉफिट कमाया उस पर गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना है,
तो टैक्स एक्सपेंस माइनस किया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कहां जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिटेन अर्निंग में जाके ऐड हो जाएगा। यस और नो बोलिए। तो ये जो मैंने फॉर्मेट फॉलो किया है इसमें एक्सपेंसेस आपको बाय फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, बाय फंक्शन, यानी हर डिपार्टमेंट के अलग अलग एक्सपेंस दिख रहे हैं। प्रोडक्शन या इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उससे रिलेटेड एक्सपेंस आपको अलग दिख रहा है, और ये कॉस्ट ऑफ सेल वर्कआउट करने के लिए आपको वही फीफो एफको यानी जो IS2 इन्वेंट्री है वो फॉलो करना पड़ा होगा। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं? लिंक कर लें चीजों से आप आपस में। ये बता दें एक दफा कि कौन सा एक्सपेंस क्या माना जाएगा, एक्सपेंस एक्सपेंस माना जाएगा और क्या माना जाएगा, मतलब ये एक्सपेंस डायरेक्ट माना जाएगा और जीपी के बाद जितने भी एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट माने जाएंगे, बस इतना ध्यान में रख लो। ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंस सारे प्रॉफिट लॉस में जाएंगे ना, ये पूरा प्रॉफिट लॉस तो बन रहा है बेटा ये आपके सामने। अच्छा, कौन सा एक्सपेंस कौन से हेड में जाएंगे समझा दूं, चलो उसके लिए मैं अलग से काम करता हूँ, उसकी मैं आपको थोड़ी अलग से एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समझा देता हूँ, फिक्र ना करो। लास्ट टाइम में ये भी एसोसिएट बनाने का फॉर्मेट है, लेकिन ये बड़ा अनकॉमन फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस बाय नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, आप रेवेन्यू लिखा आपने, अदर इनकम लिखी आपने, सही है, रेवेन्यू और अदर इनकम सम कर दिया आपने। उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट आ रहा है यहां पर, परचेजेस का इफेक्ट आ रहा है यहां पर, और उसके बाद स्टाफ कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन आ रही है आपके पास। वहां पर क्या था, डेप्रीसिएशन जो थी ना वो या तो कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट थी या एडमिन का पार्ट थी या सेलिंग का पार्ट थी, ठीक है ना। यहाँ क्या है, डेप्शन अलग से दिख रही है, अदर एक्सपेंस अलग से दिख रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट दिख रही है, मतलब पहले इनकम सम कर दें फिर एक्सपेंसेस लेस कर दें, ठीक है। ये इस तरीके से आप लेके चलें इस चीज को। अब इसको समझाने के लिए आपको ये दिया गया है यहाँ पर फॉर्मेट, ये क्या है, इंक्रीज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस है बेटा, क्या है बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ये 86 क्या है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस, मतलब मान लो ओपनिंग स्टॉक जो था वो 800 था और क्लोजिंग स्टॉक जो था वो 886 था, तो 800 और 886 के डिफरेंस क्या बना, 86, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में 86 से क्या है, ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में 86 से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। क्या बोलेंगे इसको, इंक्रीज, इंक्रीज मतलब नेट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है,
समझे बात या नहीं? अब आप मुझे बताइए, आप ओपनिंग स्टॉक करते हैं, ऐड परचेज करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो ओपनिंग आप ऐड करते हैं, क्लोजिंग आप लेस करते हैं, तो इफेक्ट तो नेट होता है ना वहां भी। यस और नो? जैसे समझिएगा बात को। अब मैं आपको मुख्तलिफ आइडियाज दे रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को तवज्जो से। मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक 800, मैंने लिखा परचेजेस 1500, मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं सब कुछ, 886। जवाब दो। तो अगर मैं इसका सम करूं तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी मुझे 800 प्लस 1500 2300, 2300 माइनस 886। बताओ क्या आंसर आता है? सात हजार। क्या बताया बेटा? 7000 कैसे आ गया? 1414, 1414। यस और नो? बोलिए। अब एक बात समझेगा सब लोग, बहुत तवज्जो चाहिए आप सबके। देखो, अगर मैं ये वर्किंग, ये समझ लें मेरी वर्किंग है, अगर मैं क्या करता हूं, सेल्स जो कि फॉर एग्जाम्पल 3000 है, इसमें से लेस करता हूं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1414। जवाब दो। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? वन 1586 ऐसा ही है? जवाब दें, क्या कहता है? तो ये वाला स्टाइल हमने कहां फॉलो किया? एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। लेकिन जरा देखो, अभी मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि सर इस फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ सेल का नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर भी रिजल्ट आएगा ना आपके सामने, जरा देखना। अब जवाब देना मुझे। अब ये बताओ, अगर मैं परचेज पहले लिखूं, तवज्जो, बहुत तवज्जो, 1500 पर, ये मैंने ये बात खत्म कर दी यहां पर। अगर मैं परचेज पहले लिखूं 1500 भाई, और ओपनिंग स्टॉक बाद में ऐड करूं, कितने से? 800 से, और क्लोजिंग स्टॉक बाद में लेस करूं 886 से, तो तब भी कॉस्ट ऑफ सेल आएगी नहीं आएगी? बताइए। तरतीब आगे पीछे करने से ओवरऑल चीजें तो वही है ना, तरतीब आगे पीछे करने से कॉस्ट ऑफ सेल आएगी नहीं आएगी? बोलो बोलो, रिस्पॉन्स दो। आएगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल सेम आई फिर यहां पर? बोलिए।
क्या कॉस्ट ऑफ सेल 1414 आई? रिस्पॉन्स दे बेटा, वापस आइए सब लोग। 1414 आई। अच्छा, अब अगर देखो इसको समझो, 800 का इफेक्ट पॉजिटिव है और 886 का इफेक्ट नेगेटिव है। नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट 86 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ मुझे, नेट इफेक्ट 86 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं देखो 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 देखो, अब फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट देखो जरा, फॉर्मेट। अगर मैं 86 नेगेटिव लिखता हूं ऐसे और परचेज लिखता हूं इधर ऐसे, तो बेटा ये दोनों नेट होने के बाद रिजल्ट क्या बनाएंगे? तो बहुत से लोग मुझसे पूछे थे कॉस्ट ऑफ सेल का है। अगर मैं 1500 लिखता हूं ऐसे और 86 लिखता हूं ऐसे, तो इसका इफेक्ट क्या बना? 1414। और अगर मैं ऊपर लिखता हूं सेल्स, सेल्स कितनी? 3000, और 3000 की बेटा सेल में से मैं अगर ये इफेक्ट कंबाइन करके माइनस करूं, तो वही कॉस्ट ऑफ सेल का इफेक्ट आ गया और प्रॉफिट आ गया। लेकिन इस सिस्टम में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते, बस हम क्या करते हैं, रेवेन्यूज का सम करते हैं और उससे एक्सपेंसेस माइनस कर रहे होते हैं। जीपी नहीं निकलता ना, लेकिन निकल रहा है, लेकिन शो नहीं करते जीपी इस केस में। इस केस में डायरेक्ट क्या मिलेगा अब आपको? नेट प्रॉफिट। कुछ समझे बात या नहीं? तो अब अगर ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो इफेक्ट नेगेटिव है। अगर ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक का क्या कहते हैं कम हो तो इफेक्ट पॉजिटिव आएगा। ये अच्छी तरह ध्यान में रख लें। ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा था तो इफेक्ट नेगेटिव आ गया। ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक कम है तो इफेक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बात समझे नहीं समझे बेटा? रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, हरी अप, रिस्पॉन्स। यार बड़ी सिंपल सी बात है, ओपनिंग स्टॉक 800 था, क्लोजिंग स्टॉक 886 था, तो ऐड हो रहा है 800, लेस हो रहा है 886। इफेक्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए ना बेटा। अगर इंक्रीज हो तो नेगेटिव ही लेंगे ना, अकल करो ना यार। ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो ओपनिंग ऐड हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल निकालते वक्त और क्लोजिंग लेस हो रहा है। तो अगर ओपनिंग कम है क्लोजिंग ज्यादा है तो मतलब कम ऐड हो रहा है ज्यादा लेस हो रहा है, तो नेट इफेक्ट नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? लॉजिकल बात, लॉजिकल। दिमाग चलाओ। अगर इस वक्त भी दिमाग नहीं चलेगा तो क्या होगा तुम्हारा? और ये सोचो, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक के मुकाबले में अगर ज्यादा है, मिसाल के तौर पे ओपनिंग स्टॉक 1000 है, ओपनिंग स्टॉक 1000 है तो 1000 ऐड हुआ। क्लोजिंग स्टॉक अगर क्या है 950 है तो 950 लेस हुआ। नेट इफेक्ट क्या आया? 50 से पॉजिटिव आ गया ना बेटा। ओ भाई, सवाल में मेंशन है ना, ये अभी तो बताया मेंशन है सवाल में। ये रहा, ये रहा, ये क्या लिखा हुआ है? चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये आपके सामने है। इंक्रीज नेगेटिव एक्सपेंस, ये लिखा हुआ। और अगर डिक्रीज हो तो क्या होगा? पॉजिटिव इफेक्ट लोगे यहां पर। ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग, यस, पॉजिटिव इफेक्ट। एक्सपेंस में सम कर दो उसका। और अगर क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग तो नेगेटिव इफेक्ट लेकर क्या करो? एक्सपेंसेस को कम कर दो। अरे हाँ भाई, मेंशन है, ये देखो पूरा सवाल तुम्हारे सामने। ये रहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़ो ना, हुजैफा पढ़ो, हुजैफा पढ़ो। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज तो मतलब क्या हुआ?
ओपनिंग स्टॉक के मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 86 से क्या है, ज्यादा है। मेंशन तो है ना सवाल में। अगर यहां पर मैं डिक्रीज लेवल इस्तेमाल करूंगा तो फिर इफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पॉजिटिव होगी, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। तो ये मेंशन तो है, अगर ये इंक्रीज है तो इफेक्ट नेगेटिव है, और अगर ये लफ्ज यहाँ पे डिक्रीज है तो इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे बच्चे किस बात की टेंशन लेते हो? चलो आओ अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एक्सपेंसेस बाय फंक्शन तो हमने कर लिया, एक्सपेंसेस बाय नेचर से क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं इसको, एसोसिएट। तो हमने लिखा बेटा एंटिटी रेड, स्टेटमेंट